वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका अथॉरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि जो अथॉरिटीज़ वर्क करती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। तो उनको हम समझते हैं एक पीपीटी की हेल्प से। आइए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर अथॉरिटीज़ जो थी उनका काम क्या था, समाधान करना किसका, जो डिस्प्यूट्स थे। द अथॉरिटीज़ दैट मेक ए यूज़ ऑफ कंसिलेशन, कंसिलेशन का मीन्स होता है समाधान, ऑन द सोल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। वो किसके थ्रू करते थे, जैसे वर्क कमेटी हुई, कंसिलेशन ऑफिसर रहा, आपका बोर्ड ऑफ कंसिलेशन रहा। तो हम इन्हें वन बाय वन समझेंगे। जैसे वर्क कमेटी हम देखेंगे सेक्शन 3 के अंदर, हम देखेंगे कंसिलेशन ऑफिसर सेक्शन 4 के अंदर, फिर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन हम क्या देखेंगे सेक्शन 5 के अंदर। इसके अलावा इन्हें असिस्ट और करते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 के अंदर, लेबर कोर्ट सेक्शन 7 के अंदर, और आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे जो सेक्शन 3 है वर्क कमेटी। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, वर्कर जो रहते हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। वर्क कमेटी इज़ कंसिडर टू बी पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशंस ओनली टू सिक्योर द कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर, ठीक है ना, एंड एम्प्लॉयर, बट टू मेक द विल ऑफ द एम्प्लॉय इफ़ेक्टिव ऑन द मैनेजमेंट। कि जो एम्प्लॉय चाहते हैं वहाँ जो एम्प्लॉय मिल के सेक्शन 3 के अंदर आपके 100 और मोर वर्कर जो हैं, जैसे आप देखें, इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड एंड हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, appropriate government may by journal or special order require the employer to constitute a work committee consisting of representative of employer, workmen engaged in the establishment। तो यहाँ पे आप ये देखें कि किसी भी संस्था में जहाँ पे 100 या 100 से अधिक वर्कर जो हैं लास्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ के अंदर वर्किंग थे, वहाँ पे एक वर्क कमेटी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो वर्क कमेटी होगी इसके अंदर कौन होगा। वर्क कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंगेज इन एस्टैब्लिशमेंट, कि उस संस्था में वो लोग काम करने वाले जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हुए। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन और वर्क कमेटी शैल नॉट बी लेस देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, कि जितने रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर के होंगे उससे ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव वर्कर के। यदि उससे कम होते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वर्क कमेटी में नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बराबर या फिर एम्प्लॉयर के ज़्यादा रहेंगे। तो हमने वर्क कमेटी की बात की सेक्शन 3 के अंदर। फिर हम बात करेंगे कंसिलेशन ऑफिसर। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो ऑफिसर जिसका काम क्या है, कंसिलेशन समाधान करना। तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेक्शन 4 के अंदर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट कंसिलेशन ऑफिसर चार्ज इज़ द ड्यूटी। तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है उसके अंदर कंसिलेशन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होगा, एक कंसिलेशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया और फॉर ए स्पेसिफाइड इंडस्ट्री इन ए स्पेसिफाइड एरिया। कि जो कंसिलेशन ऑफिसर जो है वो स्पेसिफाइड एरिया के अंदर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री में के अंदर अपॉइंटमेंट होगा। हिज और हर अपॉइंटमेंट में भी परमानेंट और टेम्परेरी, कि अपॉइंटमेंट नेचर के अकॉर्डिंग होगा। यदि परमानेंट रिक्वायर है तो परमानेंट अपॉइंटमेंट होगा, और आपका टेम्परेरी अपॉइंटमेंट रिक्वायर है तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होगा। फिर सेक्शन 5 पढ़ेंगे हम बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि बोर्ड ऑफ कंसिलेशन जो रहेगा उसका भी काम क्या रहेगा, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जब बोर्ड होगा तो एक चेयरमैन भी होगा बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, और 2 और 4 अदर मेंबर जो होंगे, ठीक है ना, जो जिनको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। जो चेयरमैन होगा, द चेयरमैन शैल विल बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन, वो इंडिपेंडेंट होगा। अदर मैटर शैल बी ए पर्सन अपॉइंटेड इन इक्वल नंबर टू रिप्रेजेंट द पार्टी टू डिस्प्यूट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न। कि अदर जो पर्सन होंगे वो सेंट्रल या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट करेगी। तो ये बोर्ड ऑफ कंसिलेशन रहा जिसमें चेयरमैन और 2 to 4 मेंबर होंगे, अदर मेंबर होंगे, जिनका अपॉइंटमेंट कौन करेगी, आपकी बोलो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। फिर हम देखें तो इसी एक्ट के अंदर अथॉरिटीज़ के अंदर सेक्शन 6 में दिया हुआ है किसके बारे में,
court of inquiry. The appropriate government may constitute a court of inquiry consisting of one or more independent person to inquire into any matter connected with or relevant to an industrial dispute. Where a court consists of two or more members, one of them shall be appointed as a chairman. कि कोर्ट और इंक्वायरी जो रहेगी वहाँ पे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको अपॉइंट करेगी, और वहाँ पे वन और मोर पर्सन जो हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑन द मैटर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा इसमें टू से अधिक जो मोर मेंबर रहेंगे, वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन, उसी में से क्या होगा, आपका कोई एक चेयरमैन होगा। तो हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सेक्शन 6 के अंदर पढ़ा। फिर हम देखेंगे लेबर कोर्ट, ठीक है ना। जैसा कि नेम से क्लियर है, लेबर कोर्ट ऐसा कोर्ट जहाँ पे लेबर से रिलेटेड जो मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह हैं उनको लिया जाएगा। तो हम देखें कि नॉर्मल सिविल केस के अंदर इतने सारे केस हो गए, यदि लेबर कोर्ट नहीं हो उन्हीं केसेस को वहाँ पे सोल्व किया जाए तो वहाँ पे उनको पूरा करने में, सोल्व करने में, डिस्प्यूट को रिड्रेस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेपरेट लेबर कोर्ट बनाए गए सेक्शन 7 के अंदर। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोर्ट टू एडजुकेट industrial dispute relating to any of the following matter: the property or legality of an order passed by an employer under the standing order, the application and interpretation of the standing order, discharge and dismissal of workmen including retirement of, grant of relief and workmen wrongly dismissed, withdrawal of any customary concession or privilege, illegality or any customary concession or privilege, all matter other than those specified in the third schedule। अब आप ये देखें कि जो लेबर कोर्ट है वो सेक्शन 7 के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपको बता रखा है कि उसको पावर है कि लेबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना, उनकी हियरिंग करना, और उनका जो है हियरिंग के बाद उनका एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन करना है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, ठीक है ना। ऐसी स्थिति हो सकती है कि डिसमिसल ऑफ वर्कमैन हो रहा है, उसका रिटायरमेंट हो, ग्रांट ऑफ लीव हो, या रॉन्गली डिसमिस्ड किया हो, इस तरीके की नेचर ऑफ जो है आपका डिस्प्यूट हो सकता है। विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशंस को भी यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है ना, कोई कंसेशंस वगैरह तो नहीं दिया है, इलेगलिटी कस्टमरी कंसेशन तो नहीं दिया गया। तो इस तरीके के मैटर जो होंगे वो लेबर कोड में सेक्शन 7 के अंदर बताए गए हैं। ए लेबर कोड शैल कंसिस्ट ऑफ ए वन पर्सन ओनली विद ए नेसेसरी जुडिशियल क्लासिफिकेशन एंड विल बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कि लेबर कोड के अंदर जो पर्सन रहेंगे उनके पास जो क्वालिफिकेशन है जुडिशियल, उस नेचर ऑफ जस्टिस की जो है उनके पास लॉ की जो होनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जुडिशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे सेक्शन 7 जो अपनी लास्ट सेक्शन है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि हमने ट्रिब्यूनल तो पहले ही पढ़ा था, लेकिन जब हम बात करते हैं उस ट्रिब्यूनल की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स को हियर करता है, ठीक है ना। जैसे हम देखें अभी हमने लेबर कोड पढ़ के आया, तो वो भी लेबर कोड भी एक तरीके से लेबर ट्रिब्यूनल के लिए काम कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में सेक्शन 7A के अंदर बताया गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ए ऑफिशियल गजेट कंस्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड अबव इन द केस ऑफ लेबर कोर्ट। अब आप देखें कि ये जो मैटर होंगे किस तरीके से होंगे। वेजेस उनको इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कंपनसेटरी और अदर अलाउंसेस की सिचुएशन हो सकती है। आवर ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल के बारे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लीव विद वेजेस, हॉलीडे हो सकती है। बोनस और शेयरिंग प्रोविडेंट फंड का मैटर हो सकता है। ग्रेजुएटी बोनस का मैटर हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ वर्किंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर भी आपका हो सकता है। तो हमने लेबर कोर्ट के अंदर जो हमने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को हमने पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका सेक्शन 7 के अंदर लेबर कोड को पढ़ा था, सेक्शन 6 के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को पढ़ा था, सेक्शन 5 के अंदर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन को पढ़ा था, और सेक्शन 4 के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर को पढ़ा था। और सबसे पहले जब हमने लेक्चर की शुरुआत की थी तो हमने आपको यही बताया था कि वर्क कमेटी सबसे पहले अपॉइंट होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट हैं, तो उसके अंदर वर्क कमेटी भी होगी आपकी, कंसिलेशन ऑफिसर भी होगा आपका, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन भी होगा,
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होगा, लेबर कोर्ट भी होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी होगा। तो हमने इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ है उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे आप देखें तो 3 स्ट्रक्चर थी, वर्क कमेटी, कंसलेशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ कंसलेशन। और उसके सपोर्ट में एडजुकेटिंग अथॉरिटी जो है उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। तो ये इस तरीके का वर्क जो है करते हैं और उनका पर्पज़ यही है कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स को क्या करना, सोल्व करना। तो हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही, जिसमें हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि जो केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं डिस्प्यूट के, इनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, स्पीडली इनका रिड्रेसल किया जाए। थैंक्स।